चलिए एक्सरसाइज 8.1 एक हमारा क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसे कवर अप कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to में cos B, then show that angle A equals to में angle B। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर एंगल ए और एंगल बी दो एक्यूट एंगल्स हैं कुछ इस तरीके से कि cos A cos B के बराबर है, तो शो करिए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, तो इससे क्या पता चलता है भाई कि ना तो एंगल ए 90 है ना एंगल बी 90, क्योंकि दोनों एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, 90 से छोटे। तो ना तो एंगल ए 90 है ना एंगल बी 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल सी 90 होगा। तो एंगल ए को यहाँ रख देते हैं, एंगल बी को यहाँ रख देते हैं, और एंगल सी हम यहाँ रख लेते हैं 98। अब देखिए सच दैट कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस बी के, ये दिया हुआ है। मतलब आपको ये स्टेटमेंट गिवन है कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, और आपको शो करना है कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के। सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करिए। मुझे एक बात बताओ, कॉस ए किसके इक्वल है, कॉस ए की साइड बताना रेशियोज के हिसाब से बताइए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। अभी भी याद नहीं किया नवीन? भाई कमाल कर दिया नवीन। कॉस ए जो होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब ए साइड से देखिए और आप बताइए बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है, एसी। और हाइपोटेन्यूज का रोल कौन प्ले कर रहा है, सही है ना। तो हम इस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, एसी अपॉन में AB। सही है। अब कॉस बी का हिसाब बताइए। कॉस बी को क्या लिख सकते हैं हम, बीसी अपॉन में AB। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास बीसी अपॉन में AB। बताओ भाई यहाँ तक ठीक है। अब AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या चीज रह गई बस ये बता दीजिए। अब आप खुद सोचिए ना, ये वाली साइड अगर इस वाली साइड के इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल उसके अपोजिट एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी हुई है, एक ट्राइंगल में अगर दो साइडें इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब AC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल B। और BC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल। ठीक है। और रीजन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। बिल्कुल, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स जो कि अपोजिट है इक्वल साइड्स के, वो आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो आपका काम तो बन ही गया, एंगल भी किसके इक्वल। समझ में आया? तो एक ट्राइंगल जिसमें एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल थे, कॉस ए कॉस बी के बराबर था, आपको एंगल ए एंगल बी के इक्वल करवाना था। तो कॉस ए और कॉस बी की दोनों साइडों की डेफिनेशन मैंने लिखी थी उसमें। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी बचा। ए सी का अपोजिट एंगल बी था, बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए। तो एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ए के। रीजन मैंने लिख ही दिया, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर। बताइए कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। सही है, क्लियर है, आगे बढ़े मामले को। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 8.2, उसको क्लियर करें उससे पहले थोड़ा सा फटाफट वैल्यूज रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री था, 30 था,
45, 60 एंड 90। मैंने कहा था वैल्यूज में महारत हासिल रखिए, स्पेशली जो आपके सिंपल ट्रिग्नोज हैं उसमें। तीन ही सिंपल ट्रिग्नोज हैं, साइन, कॉस एंड टेन। ये सिंपल ट्रिग्नोज है, इसमें आपको बहुत अच्छा करना है। इनकी वैल्यूज में, इनकी वैल्यूज में कोई एक्सक्यूज नहीं है, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि इनकी वैल्यूज गलत लिख दें, चाहे बेशक एक बार को मतलब रेसिप्रोकल वाली गलत हो जाए, बट क्योंकि रेसिप्रोकल वाली इन पे ही डिपेंड करती हैं। अगर ये नहीं आएंगी ना तो रेसिप्रोकल वाली बिल्कुल नहीं आएंगी। तो इनको बिल्कुल ऐसे करिए कि मतलब 2 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आए। ठीक है, चलिए साइन 45 कितना होता है? 1/√। टेन 60 कितना होता है? √3। ठीक है, और साइन 90 कितना होता है? साइन 91। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। टेन 45 1। टेन 90 इन्फिनिटी। और साइन 60 और कॉस 45 1/। साइन 30 और कॉस 0, साइन 0, साइन टेन 30 टेन 0 0, और कॉस 60 और कॉस 90। बिल्कुल इन वैल्यूज को आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, ये गलत जाए, बिल्कुल कंठस्थ रखिए इसको, लिखिए मानिए। ठीक है, नेक्स्ट रैशनलाइजेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो दोबारा एक बार रिवाइज रिकॉल करा देते हैं आपको। रैशनलाइजेशन का मेन मकसद क्या होता है ये बताइए? रूट को हटाना। बिल्कुल, रूट को हटाना। देखो पहले थोड़ा सा इससे पहले ना हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें ना तो तीन तरह के टाइप्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और तीनों तरह के टाइप्स आपको रिजॉल्व करने आने चाहिए। अगर हम बात करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन को हम इसके बाद उठाएंगे, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, और ये चीज पूरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में चलती रहेगी, तो इसमें एकदम फिट रखिए मामले को। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में होता है, फिर बड़ी वाली लाइन आती है, और डिनोमिनेटर भी किस में होता है? फ्रैक्शन। ऐसे केस में ध्यान रखिए, अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो चीज घूम कर साइड में लिख जाएगी। मतलब इस चीज को सॉल्व करने का तरीका है a/b इंटू में d/c। समझ में आया? एक एग्जांपल लेट करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा है, फिर बड़ी वाली लाइन है, और लिखा है 6/8, और मुझे इस चीज को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? 2/3 तो है 8/6, और फिर आप जो भी कटिंग वटिंग थोड़ी बहुत हो सकती है वो कर लें, बाकी मल्टीप्लाई करके आप लिख। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये पहला टाइप है, मतलब न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में। अगर ऐसा होगा तो डिनोमिनेटर घूमेगा और साइड में घूमकर लिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है लेकिन डिनोमिनेटर सिंगल लिखा हुआ है, ऐसा भी कभी कभी होगा। अब ऐसे केस में क्या होता है वो सुन लीजिए। ऐसे केस में आप जानबूझ के उसके नीचे 1 लगा लेते हो, जो सिंगल है ना उसके नीचे जानबूझकर क्या लगा लेते हैं? 1। अब आपका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो गया, अब ये वापस क्या करेगा? घूमेगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा a/b इंटू में 1/b। आया समझ में? ठीक है, या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर a/b है और नीचे सिंगल लिखा हुआ है तो ऊपर वेट ज्यादा हो गया और नीचे वेट सिंगल है। मान लीजिए आपने घर बनाया, ऊपरी मंजिल पे ही सारा सामान रख दिया, मतलब ट्रक खड़ा कर दिया बोले आगे, ईंटों भरा, तो क्या होगा? ये नीचे धस जाएगा।
तो 10 जाएगा, तो इस चीज को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मतलब ये जो बी है ये किसके साथ लिख जाएगा, ठीक है सर, ये इसका डिनोमिनेटर किसके साथ लिख जाएगा। ये तरीका है जस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे ये वन लिखना थोड़ा नौसिखियापन सा लगता है, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मैं ऐसे याद रखता हूँ, ऊपर डबल है नीचे सिंगल है, तो उसका डिनोमिनेटर उसके साथ लिख जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे याद करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस, मुझे कोई इशू नहीं। एक एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 2/3, फिर वो बड़ी वाली लाइन है, और फिर 6 है, तो आप बताओ क्या लिखना चाहिए। ये काटा पीटी करके 1/9। बाकी जो नीचे इसके 1 लगा के घुमा के लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, मुझे कोई इसमें इशू। ठीक है, ये टाइप 2 था आपके पास, ध्यान रखिएगा। टाइप 1 में दोनों फ्रैक्शंस में होते हैं, टाइप 2 में न्यूमरेटर फ्रैक्शन में होता है, डिनोमिनेटर सिंगल होता है। टाइप 3 में न्यूमरेटर सिंगल होता है और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में होता है। तो डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन में तब तो चीज घूमेगी। देखिए ना, फर्स्ट वाले केस में घूमी थी, सेकंड वाले में सिंगल था तो आपने जानबूझ के अपॉन 1 लगाया फिर घुमाया, और थर्ड वाले केस में अगेन फ्रैक्शन में है। तो आप बताओ कैसे लिखेंगे इसको। बिल्कुल, A × C/, आया। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए ऊपर 2 लिखा है, नीचे लिखा है 6/8, बताओ क्या होना चाहिए। 2 × 8/6, ठीक है ना, 2 से 1 बार 3 बार आंसर आएगा 8 बार। आ गया समझ में। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, ये यूज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन। अब आप बताइए रैशनलाइजेशन का मेन काम क्या था, डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, ये हमारा मेन टॉपिक है रैशनलाइजेशन। मतलब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पता है तो अच्छे से कवर अप हो जाएगी एक्सरसाइज। रैशनलाइजेशन बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, जब आपको कभी भी डिनोमिनेटर में से रूटों को हटाना है। ये दो तरह के होते हैं, या तो डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखोगे और डिनोमिनेटर सिंगल टर्म वाला होगा, और या तो डिनोमिनेटर डबल टर्म वाला हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है। अब आप बताइए इस केस में सिंगल टर्म है कि डबल टर्म है, डिनोमिनेटर। आंसर है सिंगल टर्म। डबल टर्म तब होती जब दो नंबरों के बीच में प्लस या माइनस आता है, जब तक मल्टीप्लाई चल रहा है तब तक सिंगल टर्म ही मानते हैं। एक डबल टर्म का एक एग्जांपल देखिए, कुछ ऐसा, ठीक है। जो टाइप 2 है वो डबल है, और टाइप 1 जो है वो सिंगल है। आपको दोनों आने चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद एक और चैप्टर है आपका, कौन सा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। आर डी शर्मा में हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से मशहूर है, एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से इंपॉर्टेंट है। वहां रेशनलाइजेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा, इवन इस एक्सरसाइज में मिलेगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखना है तो रेशनलाइजेशन आपको सीखना ही पड़ेगा। दो तरह के टाइप सिखाए हैं मैंने, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, सिंगल टर्म होता है, रूट होता है लेकिन डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर लिखा होता है। टाइप 2 में दो टर्म लिखी होती है। अब आप मुझे बताइए रूट कैसे हटता है। रूट को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्क्वायर। रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लग जाए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। नेक्स्ट चीज, भैया स्क्वायर कैसे आता है। स्क्वायर आता है जब आप उसी चीज से उसी चीज को एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए भाई नवीन को अगर हम नवीन से ही मल्टीप्लाई कर दें तो नवीन स्क्वायर भी बनता है। तो जब नवीन का स्क्वायर बन सकता है तो इसका मतलब अगर सेम चीज से अगर आप सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ऑब्टेन होता है। और स्क्वायर क्यों चाहिए, ताकि रूट हट सके। मतलब हमारा मेन मकसद है रूट हटाना। हमें पता चला रूट का मेन प्रॉब्लम कौन है, स्क्वायर, जानबूझ के स्क्वायर बनाएंगे।
और स्क्वायर बनाने के लिए क्या चीज चाहिए, वही चीज से आपको एक बार और मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, प्लीज एनसीईआरटी का फॉलो करती है, और फिर उसी का फिर उन्होंने और एक्सेप्शन केस बनाए कि भाई 7/2√3 था, तो किससे मल्टीप्लाई कराना चाहिए, 2√3 से। नीचे कराया है तो ऊपर भी करा रहे हैं, क्यों, ताकि बैलेंस रहे मामला। अच्छा 2√3 से क्यों मल्टीप्लाई कराए, जिससे कि स्क्वायर बने, स्क्वायर क्यों चाहिए, रूट हटा, ये याद रखना, ठीक है। तो आपने 2√3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मैं जानबूझ के नीचे लिखूंगा 2√3 का होल स्क्वायर, यही तो प्लान था अपना। और ऊपर में ये बन गया 14√3। अब ये स्क्वायर रूट से कटेगा नहीं, ये स्क्वायर दोनों को बटेगा, पहले 2 को भी और √3 को भी, है ना। 2 को बटेगा तो कितना हो जाएगा भाई 4, और √3 को बटेगा तो, और यहाँ बन जाएगा 14 थोड़ा बहुत आप इससे कट कर सकते हैं 2 से, और यहाँ पर 7 से आंसर आएगा 7√3/6। अब आप बताइए क्या डिनोमिनेटर से रूट गायब हुआ, आंसर है यस। भैया रूट डिनोमिनेटर से गायब हो गया, लेकिन न्यूमरेटर में आ गया। न्यूमरेटर की टेंशन नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। रीजन बहुत क्लियर है, रूट की वैल्यू से डिवाइड करना थोड़ा कैलकुलेटिव बनता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रूट से मल्टीप्लाई करना आसान है, क्योंकि आप जानते हैं रूट वाले जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो चलता ही जाएगा। अब जो चीज चलती ही जा रही है उससे डिवाइड करना अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं रूटों की वैल्यू को डिनोमिनेटर में ना लें, ठीक है। चाहे बेशक ऊपर में लिख दें ताकि मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई की टेंशन नहीं है इतनी, लेकिन डिवाइड का थोड़ा सा इशू फंसता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टाइप 2 में क्या है भाई, दो टर्म्स हैं। अब मुझे दोनों पे स्क्वायर चाहिए, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से एक ही फॉर्मूले के अंदर आपने देखा है, याद करो, दोनों पे स्क्वायर बन जाए। तो ये बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, a+b और a-b। अब आप खुद देखिए आपके पास क्या चीज है वो बताइए, आपके पास है a+b, तो आप जानबूझ के किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यों, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। ये फॉर्मूला बनेगा तो ऐसे स्क्वायर लिख देंगे दोनों के ऊपर। भैया आप ये कहना चाहते हो कि अगर यहाँ माइनस होता तो किससे मल्टीप्लाई कराते, आंसर है a+b से करा, क्योंकि a-b है मेरे पास, आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं, वो सिंगल टर्म में कराते हैं। जब जब डबल टर्म वाला होता है तो जानबूझ के a+b और a-b बनाते। अब a+b ऑलरेडी बना हुआ है, जानबूझ के किससे मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, a-, नीचे कराया है तो बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी कराया है। अब आप खुद सोचिए a+b और a-b कितना बनेगा भाई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आया ना, बता दो भाई नहीं आ रहा तो, ठीक है। अब ऊपर में हम और मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये √7 है तो ये एक बार 2 से होगा और एक बार, अब आप बताइए 7 से जब होगा तो कितना हो जाएगा 14, और जब 7 से √13 होगा, भाई किसी का √21 लिखने का तो मन नहीं है तो बताओ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ साइड में, पक्का। देखो भाई रूटों के जो मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब उनमें बाहर वाला नंबर बाहर वाले से और रूट वाला नंबर रूट वाले से मल्टीप्लाई होता है। जैसे दो घरों में लड़ाई होती है तो फादर फादर से लड़ता है ना, भाई भाई से लड़ता है, ऐसे तो होता है। सामाजिक रूप तो यही कहता है, भाई जब कभी गांव में लड़ाई होती है तो कोई वहां से अगर औरत गाली दे रही है तो यहाँ से आदमी गाली नहीं देगा, वो अपनी औरत को लेके आएगा, बोलेगा तू गाली दे, ये सामाजिक रूल है। तो इसी तरीके से बाहर वाला नंबर बाहर वाले से और अंदर वाला नंबर, मल्टीप्लाई को आप झगड़े की तरह कंसिडर करें, अपने आप आपको चीज समझ में आएगी। तो 4 2 8, 5 3 इस तरीके से। तो जब आप इस 7 से, भैया मान लीजिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पे √3 है, अब आपने बोला था घरों में लड़ाई होती है बाहर वाला बाहर वाले से, भैया यहाँ तो बाहर वाला कोई है ही नहीं, यहाँ कोई नहीं है तो 1 है, भैया इसमें रूट नहीं है, √1 है। अब 1 से √3 को मल्टीप्लाई करें तो √3 रहता, 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7। तो वो ये कहते हैं √1 भी मत लिखा करो,
बस ये समझ लिया कोई नहीं है तो 7 ही चलेगी। 7 जीत गया ना उस वॉर को, बाहर वाले को तो, और √3 किसको जीत गया, अंदर वाले वॉर को, तो 7√3। आया समझ में। तो जब कभी भी आप 7 को 2 से करेंगे तो वो तो 14 ठीक है, लेकिन जब 7 को √3 से करोगे तो आंसर आएगा 7√3। जब लड़ने के लिए कोई नहीं है तो उसे ही लिख दीजिए। बोलो भाई, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आपका यहाँ पे अपना काम तो बन ही जाएगा भाई, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा जो हमारा प्लान था, और यहाँ बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -3, यहाँ जाएगा 14 -7√3, और 4 -3 1, तो ये आंसर आएगा 14 -7√3। ऐसा कुछ आप लिखें, ठीक है। तो ये दो तरीके का रैशनलाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है। एक रैशनलाइजेशन मैं आपसे अभी करा रहा हूँ, फटाफट लिख लो। एक रैशनलाइजेशन करके दिखाई, जैसे मान लीजिए 2 + √3 है, और यहाँ पे लिखा है 2 -√3। फटाफट इसको कर दो रैशनलाइज, ठीक है भाई। 2 + √3 है, यहाँ पे नीचे में 2 -√3 है। मुझे एक बात बताइए, मुझे दोनों के ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है, तो a² - b² तो बनाना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, जो 2 -√3 है, ये क्या है, a+b है कि a-b है, ये a-b है। और क्या चीज चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2 -√3, ब्रैकेट्स लगा लिया करो, ऐसे डबल ब्रैकेट जो भी है। अब आप बताओ किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 2 + √3, सही है। नीचे कराया है तो ऊपर भी करा दीजिए। जिससे क्या चीज रहे, वो बैलेंस रहे। अब नीचे क्या बन गया भाई, अब आप बताओ 4 का स्क्वायर लिखूं कि 2 का स्क्वायर लिखूं, सही है ना भाई। फॉर्मूला तो आपके पास a+b और a-b है ना, तो फॉर्मूले में आप a का स्क्वायर - b का स्क्वायर ही तो लिखते हो। यहाँ a का रोल कौन प्ले कर रहा है, और b का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, आप भी बता दीजिए। 2 का स्क्वायर माइनस, और ऊपर में डबल ब्रैकेट चल रहा है, और डबल ब्रैकेट की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई रखी है पहले से। पहले पहले वाले 2 को दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए, फिर √3 को पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए, यही स्ट्रेटेजी है। हालांकि 2 + √3, 2 + √3 भैया 2 बार लिखा है, तो 2 + √3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते थे, हाँ वो चीज भी चलेगी, पर वो हर बार नहीं काम करेगा, पर डबल ब्रैकेट हर बार काम करेगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए, पहले तो वो बताओ। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, सही है। ऊपर में डबल ब्रैकेट चल रहा है, मैंने अभी ये बताया था, 2 से पूरे को कर दीजिएगा, और फिर √3 से पूरे को कर दीजिए, सही है। ऋषभ पार्टिसिपेट करने से भी आ जाएगा, सच बताऊं तो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए तो उठा रहा हूँ यहाँ पर, पार्टिसिपेट नहीं कर, तो यहाँ पार्टिसिपेट कर, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा ज्यादा का थोड़ा बुरा भला ही तो बोलूंगा मैं, थोड़ा मार लूंगा तेरे को बस। इतना डरोगे तो बस, फिर तो सीख लिया आपने मैथ्स। अब क्या करना चाहिए, ये पहले वाले से और ये दूसरे वाले से। अब आप बताइए 2 से 2 को करेंगे तो कितना, 2 से √3 को करोगे तो कितना, √6 है किसी का मन बोलने का, तो बताइए। देखो भाई, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो रूट है, इधर कोई रूट ही नहीं है, इधर 2 है, इधर कोई नंबर नहीं है, तो कितना आएगा, तो आप इसको लिखेंगे 2√3। अब √3 को जब मैं 2 से करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 रूट। अब √3 को √3 से करूंगा, भाई √6 नहीं 3 आएगा। क्यों आएगा मैं बता देता हूँ, √3 × √3, अंदर वाले नंबर हैं दोनों रूट के, तो ऑब्वियस सी बात है 3 × 3 होगा। अब कोई 3 × 3 6 लिखता है तो उसकी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कायदे से √9 आना चाहिए, लेकिन √9 आपको पता होना चाहिए 3 होता है। इसके लिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी सिखाया गया है, जब सेम नंबर रूटों के मल्टीप्लाई होते हैं तो डायरेक्टली वो नंबर ही लिख देते हैं। जैसे कि √x × में √x कितना हो जाएगा, आंसर है x। वो झंझट ही मत रखो,
हाँ, अगर नंबर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, लेकिन अगर नंबर सेम है तो वो नंबर ही लिख दीजिए ना। क्यों उसका तुम पहले 49 मतलब फिर उसका पहले स्क्वायर बनवाओगे, फिर वो अंडर रूट पे काम करवाओगे, और फिर तुम्हें याद रहे ना रहे। तो √3 इंटू √3 कितना, 3। प्लीज इसमें थोड़ी सहायता करिए। अपॉन में यहाँ पे तो 1 है, 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। 4 और 3 क्या प्लस हो सकते हैं, आंसर है यस, क्योंकि लाइक टर्म्स है तो 7 हो जाएगा। अब आप खुद देखिए 2√3 और 2√3 क्या ये प्लस हो सकते हैं, आंसर है यस। बता दे चलो क्या चीज नहीं आती। आप ध्यान दीजिए, आप मुझे एक बात बताओ कि 7√3 है और 3√3 है, क्या ये नंबर प्लस हो सकते हैं, आंसर है यस, बिल्कुल हो सकते, क्योंकि दोनों के पीछे √3। इन्हें लाइक रूट्स कहते हैं। जब रूट वाला पार्ट दोनों का सेम होता है तो प्लस और माइनस हो सकता है। समझ में आया, ठीक है। तो 7√3 है और 3√3 है, क्या ये प्लस हो सकते हैं, आंसर है यस। और कौन सी चीज प्लस होगी, खाली सिर्फ 7 और 3, रूट नहीं होते कभी भी प्लस। रूट्स का तो काम ही नहीं है प्लस होने का, सिर्फ आगे के नंबरों का काम है प्लस होने। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 10√3, ये आंसर आएगा। एक और देखते हैं, जैसे 7√3 है और यहाँ पर 5√2 है, क्या ये प्लस हो सकते हैं, आंसर है नहीं। क्यों, ये √3 नस्ल का है, वो √2 नस्ल का है, कभी प्लस नहीं हो सकता, कभी इनके बीच में बात नहीं हो पाएंगे। बात होने के लिए नस्ल सेम होनी चाहिए। जैसे डॉगी डॉगी से बात कर सकता है, मंकी मंकी से बात कर सकता है, आदमी आदमी से बात कर सकता है। हालांकि कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, बट यू आर नॉट वन ऑफ देम। ठीक है, तो कभी भी अगर प्लस को बातों की तरह समझे, झगड़े की तरह समझे, झगड़ा भी तो हम सेम स्पीशीज के बीच में ही होता है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों से भी झगड़ा कर लेते हैं, तुरंत भौंका ले, मैं भी भौंक दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या ये कभी भी प्लस हो पाएंगे, आंसर है नहीं, क्योंकि दे आर अनलाइक रूट्स, इन्हें अनलाइक रूट कहते हैं। ये अलग अलग नस्लों के हैं। ठीक है, ये √3 नस्ल का है, ये √2 नस्ल का है। ठीक है भैया। अच्छा, अगर ये भी √3 का होता तो क्या हो जाता, आंसर है यस, तब हो जाता। और सिर्फ तो आंसर आता है इसका 12√3। अरे बोलो, ठीक है। अच्छा, √3 और √3 क्या प्लस हो सकते हैं, बोलो, क्यों, अब ये भी समझाया। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, कितना आएगा आंसर, तभी तो लिखते हो आप 2√3। आ गया और शायद समझ? ठीक है, मतलब जो सेम होते हैं ना, वो तो मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, उनकी तो टेंशन ही नहीं है। लेकिन जो सेम नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए √7 है और 3√8 है, या 3√5 है, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, क्या ये प्लस हो सकते हैं, आंसर है नहीं, ये प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि प्लस होने के लिए लाइक रूट होना जरूरी है। जैसे उसमें होता है एक्सप्रेशंस में 2x + 3y, क्या ये प्लस हो सकते हैं, नहीं, यहाँ x है यहाँ y है, कैसे प्लस हो जाएंगे। अब जब मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं आपके सामने तो आप परेशान हो जाते हैं, यार पता नहीं हो सकते हैं नहीं हो सकते, भैया ने क्या बताया था। अरे रूटों को x और y की तरह समझिए ना, तो आपको समझ में आएगा। क्या ये प्लस हो सकते हैं, आंसर है नहीं हो सकते। भैया फिर इनका क्या होगा, ये ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, मल्टीप्लाई भी कैसे करते हो, 6x और y, ऐसे तो करते हो। और जब मैं इसमें कहता हूं क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब फिर इसमें फिर सोच विचार चल रहा है। अरे आप रूटों को x और y की तरह सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए बस, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। अब आप बताइए क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल
बाहर वाले से। यहाँ भी तो आपने यही किया, 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से ना, और x को किससे मल्टीप्लाई किया, y से। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से, कितना, 6। और √2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, √5 से, कितना हो जाएगा, √10। ये काम जब इधर करने की बारी आती है तो आपके आत्मा भूल जाते हैं, क्योंकि वो रूट है। जब एक्स और वाई पे चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब थोड़ा सोच विचार करके देखिए खुद। √2 प्लस 5√2, क्या ये प्लस हो सकते हैं? हो सकते हैं। आप इसको सोचिए ना ऐसे, x प्लस 5x, क्या ये प्लस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अब आप बताओ इसका, क्या ये प्लस हो सकते हैं? बिल्कुल। 6 रूट, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आगे कुछ नहीं है। इसको आप वेरिएबल्स की तरह कंसीडर करिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी। बस एक चीज को ध्यान रखिएगा कि √x इंटू √x कितना होता है, x, और √x प्लस √x कितना होता है, √x। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में हम और आगे सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक वाला क्वेश्चन कर रहे थे, उस पर फटाफट एक और कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 3 माइनस √5 अपॉन में √7 माइनस √2। अब करिए आप लोग रैशनलाइज। चलिए आइए फटाफट मैच कर लीजिए। √7 माइनस √2 है, एक और साइड में लिखा है √7 माइनस प्लस √2, ऐसा ही आपने यहाँ लिखा है, -10। सही है, यहाँ तक लिख दिया सबने। अब नीचे जो है यहीं से शुरुआत करेंगे हम, जिसके लिए लिखा गया है पहले तो वही लिखो। ऊपर में डबल ब्रैकेट है, 3 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे को, और फिर -√5 से कराएंगे दोनों को। अब आप बताइए, जब आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कराइए दोनों को, इसको भी और इससे। अब आप बताओ कितना आएगा, +3√2, सही है। और जब माइनस से करवाएंगे इधर से तो कितना हो जाएगा, -√35 -√10। सर बताओ, नहीं तो गलती किसकी हुई है वो बताओ, क्या गलती हुई है? क्या मल्टीप्लाई करने में, इस वाले में, इस वाले में, लास्ट वाले में, √5 इंटू √7 कितना लिख दिया? ये तो ठीक है, गलती मैंने 2√35 लिख रखे हैं। देखिए क्या गड़बड़ करी हुई है, देखिए ना उसकी गलती समझिए ना। अब यहाँ पे रूट से 7 कट जाए, यहाँ पे कट जाएगा। अच्छा ये बताओ कितनों ने माइनस वाली गलती करी है? ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने माइनस की गलती करी होगी, ठीक है ना? धुरंधर है हम पे। रूट, हाँ माइनस वाली गलती ना हो इसके लिए ध्यान रखिए प्लीज। ये माइनस वाली गलती ही लेके बैठती है लास्ट में, ये वाली गलती तो बच्चा सुधार लेता है, माइनस वाली नहीं सुधारता है। इसलिए मैंने कहा था ब्रैकेट अप्लाई करें। देखो फुल लाने से रोकने के लिए एक गलती ही बहुत है, बस वो गलती ही ढूंढनी है आपके पेपर में, टीचर को बस, और कुछ करना ही नहीं है, और तुम्हें रोक देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 2। अब यहाँ पे √37 है, यहाँ √2 है, यहाँ √35 और यहाँ √10 है, और इनके बीच में प्लस माइनस लिखा है। क्या कोई भी प्लस माइनस हो सकता है? नहीं, क्यों? अल्लाह, तो ये ऐसे ही रहेंगे, इन्हें कुछ भी करने की कोशिश ना करें। जो रूल है लाइक रूट्स अनलाइक रूट्स का वो ध्यान रखें। प्लस माइनस अगर लिखा है तो वो तभी होगा जब आपके लाइक रूट्स हैं। और यहाँ 7 - 2 5, तो ये आपका आंसर यही रहेगा। बहुत बच्चों की एक आदत होती है ये सोचना कि आंसर हमेशा जो आएगा वो एक छोटा नंबर आएगा, लेकिन मानो ऐसे बहुत बच्चे सोचते हैं। जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था तो मैं ऐसे बच्चों से बहुत मिला था, पता है वो क्या करते थे ना, उन्हें कुछ भी दो, कुछ भी बड़ा सा, वो सॉल्व करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और लास्ट में इतना सही।
उन्हें ऐसा लगता है चीज ऐसे कटती 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 छोटे में लिखना है, ये उनका परसेप्शन है। बहुतों को ऐसा लगता है आंसर हमेशा क्या आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये सारे तरह के बच्चे आपको मिलेंगे, आपको तो बस ना ठीक करना होता है। ठीक है, तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, जो रूल्स हैं वो ध्यान रखिए। अगर रूल वहां पर रुक रहा है तो आपको रोक देना है वहीं, डजेंट मैटर आपका कितना बड़ा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आइए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज है आपकी 8.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज है 8.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस आपके सामने वैल्यूज लिख रहा हूँ, आप बस मुझे ये बता दीजिएगा भैया यहां से आगे हम कर लेंगे। साइन 60 लिखा है, कॉस 30 लिखा है, साइन 30 लिखा है एंड कॉस 60 लिखा है। इनमें वैल्यूज डालूंगा मैं और सॉल्व करूंगा। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है शौर्य? √3/2। कॉस 30 की कितनी होती है शौर्य? √3/2। साइन 30 की कितनी होती है नवीन? 1/√2। कॉस 60 कितनी होती है नवीन? सही है। अब आप बताइए क्या √3 × √3 कितना होता है? ये बताया था मैंने आपको। और 2 × 2, 1 × 1, और यहाँ पे 4। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? अब एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, आंसर हो जाएगा 4/4, काट पीट के। मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन में तो कुछ खास ऐसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 एंड माइनस sin² 60। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई? ए यार देखना पड़ रहा है भाई। मेरे सामने ना वैल्यू बिना याद करें। tan 45 कितना होता है 1। cos 30 कितना होता है? √3/2। चाहे बेशक गलत बता दो, पर देख के मत बताओ। बेशक गलत बता दो, मार खा लो, वो गवारा है मुझे, वो चलेगा। चाहे बेशक गलत कर दो, गलत वैल्यू से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही, वो चलेगा। पर उसमें से मत देखो टेबल में, क्योंकि जब टेबल में देखने का टाइम था तब मैंने तुम्हें बोला था याद कर लो। अब जब इस एक्सरसाइज को करो तो टेबल में से मत देखना, चाहे बेशक पूरा गलत कर दिया सवाल है, वो चलेगा मेरे को। जब वो पूरा सवाल उस वैल्यू की वजह से गलत होगा ना, तब जो अफसोस होगा ना, वो तुम्हें वैल्यू याद रखने पर मजबूर कर देगा। बस टेबल में से मत देखिएगा भाई, या तो पहले टेबल देख लो बढ़िया से और फिर करो। साथ साथ ये चलाओगे ना, जिंदगी में कभी नहीं आएगा तुम टेबल। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? अब ये वैल्यू सेम है, गौर करिए, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगी। इसके लिए स्क्वायर बांट के एलसीएम लेके ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितना आएगा आपके पास? 2 × 1 का स्क्वायर 1, आंसर आएगा आपके पास 2। हालांकि थोड़ा बहुत आप ड्रामा यहाँ कर सकते हैं, स्क्वायर बांट दिया फिर एलसीएम लिया, सब किया। कुछ करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा डायरेक्ट। 2 में आया चाहे 5 में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड पार्ट है। cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। अब देखिएगा पीछे, ये चल रहा है। cos 45 कितना होता है? 1/√2। sec किसका रेसिप्रोकल है? cos 30 कितना होता है? sec 30 कितना होता है? जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको माइंड में चलना चाहिए। कॉसेक के बारे में बात हो रही, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल था? और साइन 30 कितना होता है? उल्टा करिए।
√2 तो 45 का होता है। अब आपको इस चीज को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर में तो बैठ गया 1/√2। डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। 1 और √3 का एलसीएम रैशनलाइज करने से पहले वो प्रॉपर फॉर्मेट में तो है, या तो डिनोमिनेटर में पी मतलब कुछ चल रहा है, भी प्लस प्लस भी हो सकते हैं। प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाइए फिर करिए रैशनलाइज। तो यहाँ √3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, √3 से √3 डिवाइड किया 1, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2। अगर साइड में लिखने में इश्यू है तो मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब सोचिएगा, लेकिन सही सोचिए। √3 और 1 का एलसीएम, √3 से √3 डिवाइड किया 1, 1 से 2 मल्टीप्लाई किया 1 से √3 को डिवाइड किया, √3 से 2 मल्टीप्लाई किया। अब आप बताओ ये कौन सा वाला टाइप है, पहला ही है। न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, क्या होता है, उल्टा हो जाता है। प्लस बता रहे हैं बच्चे यार, कसम से कैसे जाहिल बालक है यार। फ्रैक्शन हो जाता, डिनोमिनेटर घूम जाता है। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1/√2 तो आई, √3 ऊपर और 2 + 2√3 इस तरीके। इसलिए सिखाया था वो, टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए नहीं सिखाया था। अब ध्यान दीजिए, 1 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √3, और ये ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाया है, इससे पहले वाले को फिर अगले वाले। अब करो कितना आएगा पता, 2√2। अब इसको अगले वाले से करेंगे तो रुक जा बता, तो √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करा के बता दे कितना आएगा। हाँ 2√5। √2 को अगर मैं 2√3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैंने बताया था जब दो घरों में लड़ाई होती है तो बाहर वाले से और अंदर वाला अंदर वाले से। अब तू क्या करना चाहता है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 5 होता है, फिर तो मल्टीप्लाई पर करने बोलो, तूने प्लस कैसे करा दिया यार। कितना आएगा इसका आंसर, आंसर है 2√6। अब ये लिख गया। अब क्या करेंगे हम इसका, कौन सा वाला टाइप है, सेकंड है। करो, अब करो। अच्छा चलो वो छोड़ो, कर दोगे, ठीक है कर लाना है इसको। नेक्स्ट वाले को देख रहे हैं। मुझे 5 क्वेश्चन है इसमें, 5 ट्राई करवाने हैं आज ही। आज हाँ मतलब आज ही करेंगे, मैंने 5। आपकी तो स्पीड होगी। हाँ ठीक है ना। चलो भाई फोर्थ वाला देखिए। sin 30 लिखा है, tan 45 लिखा है, cosec 60 लिखा है, अपॉन में sec 30 लिखा है, cos 60 लिखा है, cot 45 लिखा है। बताओ भाई sin 30 बता, 1/2 बता, tan 45 बता, cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, गलत, साइन का, है ना। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। आता तो है, देख लेना पर। sin 60 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, घुमाइए। sec किसका उल्टा होता है, cos 30 कितना होता है, sin 60 cos 30 सेम बैठते हैं। तो यहाँ बनेगा आपके पास 2/में cos 60 कितना होता है, और sin 30 और cos 60 सेम होता है, 1/, cot 45 1, cot 45 tan का रेसिप्रोकल है, tan 45 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, cos नहीं है cot है।
ठीक है, अब आप बताइए इसमें आप मेरे ख्याल से ऊपर का तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ √3 है, तो एलसीएम कितना आएगा? अब 2 से 2√3 को डिवाइड करोगे, √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर है 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे, 2√3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, √3 से 2√3 को डिवाइड करोगे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन, फिर ऐसी नीचे वाले का एलसीएम, √3 से 2√3 को डिवाइड करोगे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 से 2√3 को डिवाइड करोगे √3 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से 2√3 को डिवाइड करोगे 2√3 और यहाँ पे 2। अब आप न्यूमरेटर में चेक करिए कौन सी चीज प्लस हो सकती है भाई, √3 और 2√3 तो प्लस हो ही सकते हैं, कितना आएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन में, फिर बड़ी वाली लाइन नीचे बताइए, √3 और 2√3 हो जाएंगे, कितना बनेगा 4 प्लस और अपॉन में। अब आप बताओ, न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, हालांकि ये 2√3 से 2√3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो घुमा के आप वैसे भी कट करेंगे ही करेंगे, तो आपके पास आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3, कट जाएगा, कैसे कट जाएगा ये प्लस माइनस में। अब क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइज, जो मैंने आपको सिखाया, कर दोगे रैशनलाइज। ओके, लास्ट वाला देखिए, इसमें यहां तक डन है, चलिए इसके बाद वाला देख रहे हैं हम, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 एंड प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब आप मुझे बताओ ये साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होगा, 1, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेम एंगल है, दोनों पे स्क्वायर चढ़ रहा है, वैल्यू डाल के भी प्लस करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी कितना आएगा, नहीं आएगा। डिनोमिनेटर से आप फारिग हो गए, न्यूमरेटर में वैल्यू डाल लीजिए, cos 60 कितना होता है बताओ भाई, cos 60 1/2 का स्क्वायर है ना, चलिए 4 तो आई, sec 30, sec किसका उल्टा होता है भाई, cos 30 कितना होता है, sin 60 का है ना, तो इसका आएगा 2/√3 का 1045 कितना होता है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर बांट दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 1/4, 4 तो भाई यहाँ भी स्क्वायर बांट दीजिए, 4/3 और लास्ट में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर के 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास आएगा 5/4 16/3 माइनस का 1, क्या करना चाहिए 4 और 3 का एलसीएम बता दो, सही है, 4 से 12 को डिवाइड करिए 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 से 12 डिवाइड करिए 16 4 और माइनस का 12 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 79 में से 2 निकाल दीजिए 67 अपॉन में 12, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3 और 67 बिल्कुल सही, ऐसा आपको कुछ करेगा, ये पांचों क्वेश्चन ट्राई कर लाइएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है।